जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिस पर इल्जाम था कि वो सड़कों पर देसी बम फेंकता था, वही आदमी संसद में बैठकर देश की सबसे जरूरी न्यूक्लियर डील पर वोट डाल रहा था। ये कहानी है अतीक अहमद की, एक कहानी जो विरोधाभासों से भरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक आदमी जिस पर सरेआम गुंडागर्दी के इल्जाम थे, वो देश के इतने बड़े परमाणु समझौते पर वोट डालने के लिए पार्लियामेंट पहुंच कैसे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सिस्टम की कई परतें खोलकर रख देता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो संसद में एक गैंगस्टर बनकर पहुंचा, कैसे एक मामूली कोयला चोर अपने इलाके का किंगपिन बना, और फिर सत्ता, राजनीति और डर का खेल कैसे चला। जानेंगे उस एक कत्ल के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर देखेंगे कि सिस्टम ने कैसे पलटवार किया, और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकेंगे। तो चलिए कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से से ही शुरू करते हैं। संसद में गैंगस्टर। ये बात है साल 2008 की। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर संसद में वोटिंग होनी थी और सरकार को एक एक वोट की जरूरत थी। मतलब हर वोट कीमती था। और तब अतीक अहमद, जो उस वक्त सांसद था, उसे खास तौर पर जेल से वोट डालने के लिए संसद लाया गया। अब सोच सकते हैं, जिस इंसान पर गैंग वॉर में बम फेंकने के आरोप हों, वही देश की परमाणु नीति पर फैसला कर रहा था। ये अपराध और राजनीति के गठजोड़ का शायद सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन सवाल तो वही का वही है कि कोई यहाँ तक पहुँचता कैसे है। एक तांगा चलाने वाले का बेटा जुर्म की दुनिया से निकलकर सीधा देश की संसद तक। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा कि आखिर उसने इतनी ताकत बनाई कैसे। अतीक का जन्म हुआ 1962 में प्रयागराज के कसारी मसारी गांव में। पिता एक गरीब तांगा चालक थे। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा। 10वीं में फेल होने के बाद स्कूल ही छोड़ दिया और फिर शुरुआत की मालगाड़ियों से कोयला चुराकर बेचने से। और बस यहीं से अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में। साल था 1979। अतीक पर अपने पहले कत्ल का इल्जाम लगा और ये मामला भी कोयले के धंधे से ही जुड़ा था। शुरू में ताकत और बचाव के लिए वो इलाके के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा के गैंग में शामिल हो गया। चांद बाबा उसका मेंटर बना, लेकिन बहुत जल्द ही अतीक उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। कहानी में असली मोड़ आया 1989 के विधानसभा चुनाव में। अतीक ने अपने ही गुरु चांद बाबा के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गया। चुनाव के कुछ ही दिन बाद चांद बाबा का मर्डर हो गया और बस इसी एक घटना ने अतीक को इलाके का नया किंगपिन बना दिया। चांद बाबा का पूरा क्रिमिनल एम्पायर अब उसके कब्जे में था। चांद बाबा के बाद प्रयागराज की जुर्म की दुनिया का सिंहासन खाली हो चुका था और अतीक उस पर बैठ गया। यहीं से उसका असली राज शुरू होता है। अब बात करते हैं उसके उस दौर की जब पावर, पॉलिटिक्स और खौफ ये तीनों अपने पीक पर थे। और देखिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बावजूद उसकी पॉलिटिकल सक्सेस हैरान करने वाली थी। 1989 से लेकर 2004 तक वो लगातार चुनाव जीतता रहा। 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी बना। ऐसे ही नेताओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बाहुबली। बाहुबली यानी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन जिसकी पावर और जिसका असर इतना ज्यादा होता है कि उसके खिलाफ लगे इल्जाम कोर्ट में कभी साबित ही नहीं हो पाते। तो आप कह सकते हैं कि अतीक के 2 चेहरे थे। एक तरफ वो एक रॉबिन हुड वाली इमेज बनाकर रखता था। वो अपनी एक पैरेलल कोर्ट चलाता था, लोगों के जमीनी झगड़े सुलझाता था और इसी से उसे लोगों की वफादारी और वोट मिलते थे। और दूसरी तरफ उसका गैंगस्टर वाला चेहरा था। इल्जाम थे जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और हाँ, चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग और डर का माहौल बनाने के भी आरोप थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है राजू पाल के मर्डर से। 2004 में राजू पाल ने एक बाई इलेक्शन में अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया, वो भी अतीक की ही खाली की हुई सीट पर। ये बात अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ ही महीनों में राजू पाल पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ, पर वो बच गए। फिर 25 जनवरी 2005 अपनी शादी के सिर्फ 9 दिन बाद राजू पाल की गाड़ी को घेरा गया और उन पर 19 गोलियां दागी गईं। और उस हमले के वक्त गाड़ी में राजू पाल का दोस्त उमेश पाल भी था, जो इस केस का सबसे अहम गवाह बन गया। राजू पाल की हत्या शायद अतीक की सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
इस एक कत्ल ने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया जिससे उसका बनाया पूरा साम्राज्य हिलने लगा। और जैसे ही सूबे में सरकार बदली, ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया। 2007 में जैसे ही स्टेट में गवर्नमेंट बदली, उमेश पाल ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की कि 2006 में अतीक ने मुझे किडनैप किया और अपना बयान बदलने पर मजबूर किया। और यही किडनैपिंग का केस आगे चलकर अतीक के खिलाफ पहली और आखिरी सजा की वजह बना, इकलौता केस जिसमें उसे दोषी ठहराया जा सका। पर सवाल यह है कि वो इतने दशकों तक कानून से बचता कैसे रहा? जवाब है खौफ। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे, लेकिन सजा एक में भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गवाह या तो मुकर जाते थे या फिर गायब हो जाते थे। कहते हैं कि 10 अलग अलग जजों ने उसका केस सुनने से ही मना कर दिया था। यहां तक कि पुलिस वाले भी उसके डर से अपनी नेम प्लेट छुपा कर रखते थे। और फिर उसने अपनी आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। 24 फरवरी 2023 उसी मेन विटनेस उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों और बम से मार दिया गया। ये वो घटना थी जिसके बाद पुलिस ने अतीक और उसके गैंग पर फाइनल क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से घूमी। 24 फरवरी उमेश पाल का मर्डर, 27 फरवरी पहला पुलिस एनकाउंटर, 6 मार्च दूसरा एनकाउंटर, 28 मार्च को अतीक को अपनी जिंदगी की पहली सजा मिली उसी उमेश पाल किडनैपिंग केस में। 13 अप्रैल को एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें अतीक का बेटा असद मारा गया। और बस 50 दिन के अंदर अंदर 15 अप्रैल को अतीक अहमद की भी हत्या हो गई। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टीवी पर गोली मार दी गई। हमलावर जर्नलिस्ट बनकर आए थे। इस एक घटना ने न्याय करने के तरीकों और सिस्टम की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर में हिसाब क्या रहा? गैंग के 4 मेंबर एनकाउंटर में मारे गए, 3 हत्यारे पकड़े गए, उसके 2 बेटे जेल में हैं। करीब 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है, लेकिन 3 मेन सस्पेक्ट्स अब भी फरार हैं। कुल मिलाकर उसका पूरा साम्राज्य और परिवार सब बिखर चुका है। अतीक अहमद की पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब कोई क्रिमिनल एम्पायर सिस्टम का ही एक हिस्सा बन जाए, तो फिर